ही चला चल रही, यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये। तो ये है हसीन वादियाँ हिमाचल की। तो दोस्तों, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद हम चल गए थे हिमाचल प्रदेश की ओर। यहाँ के पहाड़ों की एक खासियत है कि बर्फ़ पड़ने के बाद भी ये ग्रीन रहते हैं। इस तरह से हम पूरे रास्ते मज़े करते हुए गए। हम 10 लोग थे और हमारे साथ थे एक गाइड। तो हमने किया था ट्रैवल करने के लिए, और ये रहा हमारा ट्रैवलर, आप देख सकते हैं। हमारे होटल का नाम मायरिका था, जो डलहौजी से 6 किलोमीटर्स नीचे की ओर बनीखेत नाम की जगह में पड़ता है। और हमारा होटल जो था वो बहुत ही एक कोजी विंटर वाला फील होता है ना, वुडन फर्निशिंग और फिनिशिंग के साथ। प्रॉपर वही होटल था जहाँ रहकर फील आ रहा था कि हाँ, हम किसी बहुत ही ठंडी जगह आए हुए हैं। और यहाँ मुझे पता चला एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ कि गर्मियों में भी 4 to 5 डेज़ लग जाते हैं दही को जमाने के लिए, जो हम मिल्क की कर्डलिंग बोलते हैं ना, दही जमाना। वो भी तब जब ये लोग बेचारे तंदूर के पास उसको मटके में कंबल से लपेट के रखते हैं। और यहाँ पर गर्मियों के टाइम भी रात में कंबल ओढ़ के सोना पड़ता है, यहाँ बहुत ठंड रहती है। तो ये उस होटल का किचन एरिया था, और ये आ गया है ऊपर जाने का रास्ता, यानी कि लॉबी। और वहाँ से हम जा रहे थे, हमारा रूम था 2nd फ्लोर पे। और सामने जो आपको स्टेयरकेस दिख रहा है, ये टेरेस की ओर लेके जाता है। मे बी कैमरा इतना अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाए यहाँ की ब्यूटी को, लेकिन वही वाली बात है ना कि जितनी खूबसूरती हमारी आंखें देख सकती हैं, उतनी रिजॉल्विंग पावर किसी कैमरे की कहाँ होती है। रूम बहुत ही वेल एक्वेंटेड था, और रूम में थी अटैच्ड बालकनी, जहाँ से हमको मिल रहा था एक बहुत ही घर पे होने वाला अच्छा सा फील। तो इट वाज मोर देन लाइक फील एट होम रादर देन फील एट होटल। तो यहाँ पे बस्ती भी बसी हुई थी होटल के आसपास, वहाँ के लोकल लोग भी हमें देखने को मिल रहे थे। एंड कबर्ड थी होटल में, टीवी था, और सीलिंग्स भी काफ़ी ब्यूटीफुल थी। और एक मुझे बहुत ख़ास बात यहाँ ये लगी कि उस होटल में हर रूम में और हर जगह बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक पेंटिंग्स लगी हुई थी। जो मैंने उनको पूछा ओनर को उन्होंने कहाँ से ली, तो वो बता रहे थे ये हिमाचल के लोकल हैंडक्राफ्ट होते हैं, और इन लोग की पेंटिंग्स काफ़ी फेमस होती हैं। तो ये सब हिमाचल की ही पेंटिंग्स थी। एक फ्लोर पे हमने लाइन से 4 रूम्स लिए थे। एज आई टोल्ड यू, हम 10 लोग थे। फिर से देखिए कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई हैं यहाँ पे। और हमारे रूम काफ़ी मेसी हो रखे थे, क्योंकि सुबह का टाइम था और हमें जल्दी से निकलना था घूमने के लिए आगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि स्काई कितना क्लियर है और कितनी फ्रेश और प्योर हवा थी ना यहाँ पे। मैं आगरा से हूँ और मुझे लगता है कि ज़्यादातर सिटीज़ में अब यही हाल है, क्लियर स्काई मिलना बहुत मुश्किल है। तो बस वो देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हम अपनी गाड़ी लेके निकल पड़े थे डलहौजी घूमने के लिए। डलहौजी यहाँ से सिर्फ 6 किलोमीटर्स की हाइट पर ही था। तो हम आ गए थे डलहौजी, और डलहौजी में थी बहुत सारी स्नो। अनफॉर्चुनेटली हमने एक होटल की बुकिंग करी थी, जो कि डलहौजी में ऊपर जाके ही था, होटल सत्यम इंटरनेशनल करके उसका नाम था। लेकिन इस बार इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी थी कि रास्ते बंद हो गए थे, और वो होटल काफ़ी आइसोलेशन में था, तो वहाँ पहुँचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया। इसलिए हमें नीचे बनीखेत पे ही होटल लेकर रुकना पड़ा। जो होटल मैंने आपको अभी अभी दिखाया था, हम उसी होटल में ठहरे हुए थे। और इस बात का हमें थोड़ा सा अफसोस है कि हम डलहौजी में होटल लेके नहीं रुक पाए। तो इस पॉइंट के आगे कार्स नहीं जाती, तो हमें जाना था पैदल पैदल चलते हुए बर्फीले रास्तों पे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं ऊपर और जा रहे हैं देखने बर्फीले ढके हुए रास्ते। तो हम सब वॉक करते हुए ही जा रहे थे, और क्योंकि इसके आगे सिर्फ प्राइवेट कार्स अलाउड होती हैं, क्योंकि हम टैक्सी में थे तो उस टैक्सी को उन्होंने अलाउ नहीं किया। ऑल्सो 4x4 व्हीकल्स ही अलाउड होते हैं, और अगर आपका पर्सनल व्हीकल है तो आप जा सकते हैं। डलहौजी में भी नेगेटिव में टेम्परेचर था, यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो आपको अच्छे से मोटे सोल वाले शूज़ पहनने चाहिए,
क्योंकि अगर आप स्नो में वॉक करेंगे तो आपके पैर फ्रीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपके पास प्रॉपर ग्लव्स होने चाहिए, प्रॉपर कैप होनी चाहिए और एक अच्छी गर्म जैकेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ आपके पास ग्लूकोज वाला पानी भी होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलता है लेकिन बर्फ़ वाली जगह पर हमारी बॉडी के ऑक्सीजन लेवल्स कम होने शुरू हो जाते हैं, तो आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो सकती है, काफ़ी लोग बेहोश हो जाते हैं, आपको वॉमिटिंग जैसा फील होता है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं। बहुत हमारी बॉडी में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो अगर आप ग्लूकोज वाला पानी थोड़ा थोड़ा करके पीते रहेंगे, भले ही प्यास लगे या ना लगे, आप हर 1 घंटे पे पीते रहिए। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था और भगवान की दुआ से किसी की भी तबीयत नहीं बिगड़ी और हमने खूब सारी मस्ती करी स्नो में। हमारे लिए तो नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे और एकदम दिल भर देने वाले थे, लेकिन एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ की वो ये थी कि यहाँ के लोगों के लिए लाइफस्टाइल कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। जैसे हमारे यहाँ पर नल खोल के पानी निकाल के हाथ धोना भी एक छोटी सी चीज़ है, वहाँ पे लोगों को हीटर्स लगाने पड़ते हैं और गर्म पानी आता है नल से, फिर ही वो हाथ धो पाते हैं। और अगर उन्हें घर के बाहर भी निकलना है तो सड़क जैसी दिखे ये भी बहुत रेयर हो जाता है, क्योंकि सड़क पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी होती है। और जब हम लोग वॉक कर रहे थे तो हमारे सामने कई बार जेसीबी आकर बर्फ़ हटा रही थी और रास्तों को क्लियर कर रही थी, क्योंकि ये एरिया शायद कैंटोनमेंट के अंडर आता है, इसलिए यहाँ पे बहुत जल्दी काम होता है और बर्फ़ बहुत जल्दी हटा दी जाती है। कई जगहें तो ऐसी हैं जो मुझे पता चला वहाँ के लोकल लोगों से कि वहाँ पर हफ्ते तक बर्फ़ पड़ी रहती है और लोगों के पास कोई चारा नहीं होता, उन्हें बस अपने घर के अंदर ही रहना पड़ता है, वो बाहर आ ही नहीं सकते, क्योंकि 5 फीट तक बर्फ़ ढकी होती है सड़कों पे और उसमें चल पाना इम्पॉसिबल है। जिस तरह से आप देख सकते हैं ये कार और बाइक फंसी हुई है बर्फ़ के अंदर। अब ये लोग बेचारे बस वेट करेंगे कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आए और वहाँ से स्नो की कटिंग हो और फिर उनको रास्ता मिले बाहर निकलने का। और स्नो जितनी खूबसूरत होती है उतनी ही स्लिपरी भी होती है, तो बहुत संभाल के चलना पड़ता है, नहीं तो आप गिर सकते हैं। लेकिन नो डाउट जो भी है, ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, वर्थ विजिटिंग है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप कहीं पर भी हैं और डलहौजी आपके 25 या 30-40 किलोमीटर्स की रेंज में भी है ना, तो आप टाइम निकालिए और डलहौजी एक बार ज़रूर घूम के आइए, क्योंकि ये एक छोटा सा जो मिनी स्विट्ज़रलैंड है ना इंडिया का, ये वाकई बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे हर जगह घर की टेरेस पे और घरों में जो गार्डन्स हैं, स्टेयरकेसेस हैं, सब जगह बर्फ़ भरी हुई है, जो हमें देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। यहाँ के लोकल लोग बर्फ़ से कितने भी परेशान हो जाए, लेकिन वो यही बोलते हैं कि जब बर्फ़ पड़ती है ना तो हमें तो बड़ी खुशी होती है और देख के लगता है कि कितना खूबसूरत नज़ारा है। हम सुभाष चौक तक गए थे, उसके आगे गांधी चौक भी है, तो अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर जाइए। दोस्तों, रात में बर्फीले इलाकों में ट्रैवल करना सेफ़ नहीं होता है। कहीं पर भी आपको बर्फ़ से ढके बंद रास्ते मिल सकते हैं एंड यहाँ पर ऐसी जगहों पर शाम 7 या 8 बजे के बाद बिल्कुल लोग डिसअपेयर हो जाते हैं और कोई भी आपको मदद के लिए भी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपके पास टाइम है तो आप रुकिए, आगे तक जाइए, नहीं तो आप कोशिश करें कि आप दिन के अंदर ही सारा घूम लें। और हमने अपने साथ एक लोकल गाइड रखे हुए थे जिनका नाम रतन है, वो काफ़ी अच्छे हैं, हेल्पफुल हैं, सपोर्टिव भी थे, तो मैं उनका कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप ट्राई करें कि अगर आप ऐसी जगहों पे जाएं तो आपके पास एक वहाँ का लोकल बंदा ज़रूर हो। लेकिन थोड़ी सी शाम पड़ते ही नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गए थे। जैसे ही वहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स ऑन हुई, वो जगह बहुत ही खूबसूरत और एकदम एक ड्रीम प्लेस जैसी लगने लगी और हमने वहाँ पे थोड़ी पिक्चर्स क्लिक कराई और वॉक करी खूब सारी। डलहौजी घूमने के लिए फरवरी इज़ द बेस्ट मंथ अगर आप स्नो देखना चाहते हैं, और अगर आप समर्स में जाते हैं तो आपको अदर एक्टिविटीज़ करने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। रोप वे होता है, जैसे हम पैराग्लाइडिंग करते हैं उसी तरह से पानी के ऊपर पैरासेलिंग कराई जाती है, तो वहाँ पे भी ये एक्टिविटीज़ होती हैं और आप ढेर सारा मज़ा कर सकते हैं, बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठी कर सकते हैं और बहुत सारी अच्छी पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। मेरे जो गाइड थे उनका नाम रतन वज़ीर है और उनका यही काम है, वो लोकल जम्मू के हैं, लेकिन आप हिमाचल या फिर आसपास लद्दाख, कश्मीर कहीं पर भी जाते हैं
तो वो अपने जो टूरिस्ट होते हैं उनके साथ खुद जाते हैं और प्रॉपर टूर प्लान कराते हैं। हमारा भी पूरा टूर उन्होंने बहुत सपोर्टिवली प्लान कराया और हर जगह हमारे साथ थे। और वहाँ का लोकल इंसान होने का ये फ़ायदा होता है कि आपको बहुत ही ठीक प्राइसेस में वो हर चीज़ करवा देते हैं। अपनी लैंग्वेज में बात करके अच्छे से बार्गिन करा लेते हैं। लोगों को ये नहीं लगता है कि ये टूरिस्ट हैं और इनको हम ठग लें। इसके आगे हमने हिमाचल में ही स्पीड बोटिंग करी थी चमेरा लेक पे और पैराग्लाइडिंग भी की थी, जो मेरे आगे आने वाले व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी फुल डिटेल्स के संग कि अगर आप वहां जाएं तो आप ये सारी एक्टिविटीज़ कैसे करें। और उन लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर्स भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर ज़रूर करूँगी, ताकि मेरी ट्रिप जितनी वंडरफुल रही आपकी ट्रिप उससे भी कहीं ज़्यादा वंडरफुल हो जाए। और मेरे जो गाइड थे, आप एक बारी अगर जा रहे हैं वहाँ के कहीं भी आसपास के इलाके में घूमने, आप उनसे कॉल करके मैं कहूँगी ज़रूर एक बारी बात करें। आप उनको कांटेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कहाँ पर कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं करने के लिए। और क्योंकि उन लोगों को एक्सपीरियंस होता है तो वो काफ़ी अच्छे से गाइड कर देते हैं कि आपको कहाँ रुकना चाहिए कहाँ नहीं। और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत फेमिलियर हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह वो अपना इंटरेस्ट ढूंढने की कोशिश करें। वो आपको बहुत ही जेन्युइन रेट पे हर चीज़ दिलाने की कोशिश करेंगे। तो आप एक बार उनसे बात ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, मेरा आगे आने वाला व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर आपको सीनिक ब्यूटी देखनी है तो हिमाचल बहुत ही अच्छा है। अगर आप स्नो में थोड़ी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि स्लेज करना चाहते हैं, स्नो के जो वैलीज़ होती हैं उनमें प्रॉपर वॉक करना चाहते हैं, तो डलहौजी आपके लिए शायद थोड़ा ठीक नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ रोड पे वॉक करेंगे, जो रास्ते बने हुए हैं, और आपको सिर्फ स्नो देखने को मिलेगी। आप ज़्यादा स्नो के अंदर लोटे नहीं मार सकते। और अगर ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है पटनी टॉप की, जो कश्मीर के अंडर आता है, जम्मू कश्मीर के अंडर। तो अगर आप ज़्यादा एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं स्नो में तो आपको जाना चाहिए पटनी टॉप। तो मैं आगे आने वाले व्लॉग में इसके बारे में शेयर करूँगी। माता वैष्णो देवी के बाद हिमाचल हो या पटनी टॉप हो, सारी जगह हमारा पूरा जितना भी टूर था, हमारे गाइड हमारे साथ थे सारा टाइम। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना करें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। थैंक यू।